नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तो भारत देश के जो हमारे वोटर्स हैं, जो जनता है, उसको मैं बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि जिस पार्टी को पूरे भारत में, सारी पार्टी को, एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, जिस पार्टी को पूरे भारत में 1150 वोट मिले थे, 1150 वोट मिले थे, वो अब संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के दल बदलुओं ने यह तय किया है कि वो एनसीपीआई नाम की एक पार्टी में शामिल हो जाएंगे। देखिए, एनसीपीआई पार्टी का नाम मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी ने सुना था, और मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं कि मैंने भी नहीं सुना था। जब इस पार्टी का नाम सामने आया, काकोली घोष, जो कभी बहुत करीबी हुआ करती थी ममता बनर्जी की, उन्होंने बयान दिया कि हमारी पार्टी जो है वो एनसीपीआई के अंदर शामिल होने जा रही है। 20 सांसदों की पार्टी, 0 सांसदों, 0 सांसद तो बड़ी बात हो गई, 1150 वोट वाली पार्टी में शामिल होने जा रही है। तब जाके लोगों ने सर्च करना शुरू किया कि ये एनसीपीआई है क्या, और जब एनसीपीआई यानी कि नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में पता करने की कोशिश की गई, तो पता यह चला कि इस पार्टी की उम्र है 3 साल। 2023 में ये पार्टी बनी थी, और मियां बीबी पार्टी है, पति और पत्नी ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी। उत्तिया कुंडू और शेवली कुंडू, ये पति पत्नी है, इन लोगों ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी। पतिदेव जो है उत्तिया कुंडू साहब, वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जो पत्नी है शेवली जी, वो कोषाध्यक्ष हैं, वो पैसे रुपए का हिसाब किताब रखती हैं। 13 मई को इस पार्टी ने सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ अपनी फोटो पोस्ट करते हुए बधाई दी थी उनको। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है ये तथाकथित पार्टी एनसीपीआई। वैसे ममता बनर्जी ने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा होगा कि उनके साथ ऐसा होगा। बहुत सारी पार्टियां चुनाव हारती हैं, पार्टियां चुनाव हारती रहती हैं और जीतती रहती हैं। अखिलेश यादव जी यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद चुनाव हार गए, एक नहीं 2 चुनाव हारे, लेकिन उनकी पार्टी बनी हुई है। उनकी पार्टी के सांसद और विधायक उनका साथ छोड़ के नहीं गए। एक आध आदमी आता जाता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आप देखिए, स्टालिन मुख्यमंत्री थे और बढ़िया मुख्यमंत्री थे, अच्छी इज्जत थी उनकी, चुनाव हार गए, खुद चुनाव हार गए, अब वो विधायक भी नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी जो द्रमुक है वो टूट फूट कर बिखर नहीं गई, उनकी पार्टी अपनी जगह पर है। ऐसे 50 एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ममता बनर्जी बहुत ताकतवर मानी जाती थी। एक जमाना था जब लोग कहते थे कि राजनीति करना और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को आता है। लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री पद के लिए अगर कोई उम्मीदवार हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी हो सकती हैं। ये सारे डायलॉग आप लोगों ने सुने होंगे। दीदी जब निकलती थी सफेद साड़ी और चप्पल में तो पूरा बंगाल ठहर जाता था। किसने सोचा था कि एक चुनाव में हार के बाद दीदी के साथ ऐसा होगा कि उनके सारे एमएलए, लगभग मतलब 59 एमएलए अगर जाने की बात है और 20 एमपी जाने की बात है, तो किसने सोचा था कि ऐसा होगा कि दीदी इस कदर अकेले पड़ जाएंगी। अभिषेक बनर्जी का हल्ला हो रहा है। कल तक अभिषेक बनर्जी बुरे नहीं थे। जब तक दीदी के पास सत्ता थी तब तक अभिषेक बनर्जी के दरबार में जाकर जो लोग झुकते थे, आज वो कह रहे हैं हम अभिषेक बनर्जी की वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं। बेकार की बात है। गरम गरम पैसा मिला होगा, लालच मिली होगी, और साथ में डंडा मिला होगा उस करप्शन के लिए, जिन करप्शन की फाइलें जाहिर तौर पर सत्ता के पास होती ही हैं, केंद्र सरकार के पास होती ही हैं, और लोग एक के बाद एक झुकते चले गए। और इनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनका दल बदलने का इतिहास रहा है, जैसे सुदीप बंदोपाध्याय। एक जमाने में कांग्रेस में थे, एमएलए रहे, फिर गए, फिर लौट के कांग्रेस में आए, फिर तृणमूल कांग्रेस में आ गए, और अब फिर जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही गए हैं। एक तरह से एनसीपीआई में जाने का सारा मामला लीगल प्रोविजन से बचना है। और दूसरा कहा जा रहा है कि इसमें कुछ चूंकि मुस्लिम सांसद भी हैं, यूसुफ पठान हैं, और भी यूसुफ पठान क्रिकेट के प्लेयर हुआ करते थे। दीदी ले गई थी अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए, इनको जिता दिया था, और आज ये दीदी को अंगूठा दिखाकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए हैं। कहा जा रहा है जमीन वमीन का कुछ मामला गुजरात में फंसा हुआ है, तो कहा गया होगा इधर आ जाओ तो जमीन का मामला सॉल्व कर दिया जाएगा, वरना गई जमीन। दिक्कत यह है, मैं आपको एक बात बताऊं, आज भारत में राहुल गांधी के अलावा एक नेता ऐसा नहीं है जो नेशनल पर्सपेक्टिव में सोचता हो, जिसके लिए सांप्रदायिकता, देश विदेश नीति, आर्थिक नीति, ये सारा कुछ मुद्दा हो। और दीदी ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया
जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं था, जो बस चले आए थे, कोई सिनेमा का हीरो था, कोई कुछ था, दीदी को लगा ये बिना जमीन के लोग हैं तो हमारे पीछे पीछे घूमेंगे। इनको नहीं मालूम था कि जो बिना जमीन के लोग होते हैं वो सिर्फ सत्ता के तार से लटकते हैं। अब सत्ता आपके पास नहीं है तो आपका तार छोड़ के मोदी जी के पास चले गए हैं। ये एनसीपीआई में मिलना मिलना तो ऐसे ही है। असल खेल जो है वो आप जानते हैं अच्छी तरह से क्या है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना। और काकोली घोष ने बहुत क्लियर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। ये एनसीपीआई वाला मामला आगे मैं बात करूंगा, लेकिन जो राहुल गांधी की बात कर रहा था वो करना जरूरी है। राहुल गांधी नेशनल इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में सोचते हैं। देश दुनिया में कहां खड़ा हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था क्या है, सांप्रदायिकता किस तरह से देश को बर्बाद कर रही है, नफरत की राजनीति किस तरह से देश को बर्बाद कर रही है, इस पर राहुल गांधी बोलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। तो लोग कह देते हैं उनको राजनीति नहीं आती, क्योंकि राजनीति का मतलब किसी भी तरह से कुर्सी से चिपके रहने की कोशिश करना है। इसी को आजकल राजनीति मान लिया गया है। अब जितने ये राज्यों के मुख्यमंत्री, ये छोटे छोटे रीजनल पार्टीज हैं, इनकी समस्या क्या है? इनके लिए जीवन का आखिरी लक्ष्य किसी तरह से मुख्यमंत्री बन जाना है या फिर किसी तरह से प्रदेश की सत्ता हासिल कर लेना है, सिर्फ इतना ही है। और इस चक्कर में ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने अपने साथ इकट्ठा किया है जिनका कोई विजन नहीं है, जिनकी कोई दृष्टि नहीं है। और इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में इनको कहीं कोई समस्या नहीं होती है। अब आप देखिए, बहुत ज्यादा नाम चला था जब बंगाल का चुनाव चल रहा था, तो बहुत ज्यादा नाम चला था सयोनी घोष का। अब सयोनी घोष जो है युवा हैं, सफेद साड़ी दीदी की तरह पहनती थी और बड़ी बड़ी बातें करती थी सेकुलरिज्म की। आंखों में काबा है और दिल में मदीना है और दिमाग में सत्ता से चिपके रहना है। ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा भाषण दिया, मुझे भी लगा यार ये युवा लड़की है लेकिन कितनी सुंदर बातें कर रही है, ये भजन भी गा लेती है, ये गुरबानी भी गा लेती है, ये क्या क्या कर लेती है, सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर रही है। और सबको लग रहा था कि ममता बनर्जी के बाद एक यूथ लीडरशिप वहां पर डेवलप हो रही है। हकीकत यह है कि ये भी सिनेमा की दुनिया से आई थी, दीदी लेकर इनको आई थी और यूथ तृणमूल का इनको अध्यक्ष बना दिया, सांसद बनवा दिया, इनको सब कुछ हो गया और ये एकदम ममता बनर्जी की ट्रू कॉपी बनकर सामने आ रही थी। और कल क्या हुआ? कल जब बागी सांसद, बागी मत कहिए, गद्दार सांसद ये जब पहुंचे हैं भूपेंद्र यादव के घर, तो सबसे पहले सयोनी घोष पहुंची। सयोनी घोष को पकड़ा कुछ पत्रकारों ने जब ये निकल रही थी एयरपोर्ट से। इनका एक बयान बड़ा वायरल हुआ था, राघव चड्ढा को निशाना बनाते हुए इन्होंने कहा था कि मैं कोई चड्ढा नहीं हूं जो चड्ढी बन जाऊंगी। अब तो ऐसा लगता है कि जो लोग ज्यादा बड़े बड़े बयान दें उनको जरा दूर ही रखना चाहिए, उन पर जरा कम ही भरोसा रखना चाहिए। अब महिला है, मैं कुछ भी इनके बारे में ऐसा नहीं कहूंगा जो अपमानजनक हो, पूरी तरह से महिला होने का सम्मान है इनका। लेकिन इस तरह का बयान देने के बाद अगर ये पलट जाएंगी तो फिर सोशल मीडिया ट्रॉल से लेकर पत्रकार इनसे सवाल पूछेंगे ही कि कल तो आप चड्ढा और चड्ढी कर रही थी, अब सयोनी घोष अगर भारतीय जनता पार्टी के करीब आ गई हैं, लगभग उसमें शामिल हो गई हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? अगर बीजेपी के मंत्री के घर बैठकर ये लोग अपने फैसले ले रहे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको यही कहा जाएगा कि जिस राघव चड्ढा पर आप हमला कर रही थी आप भी वैसी ही निकली, कोई ताकत आपके अंदर भी नहीं थी, सत्ता बदली और जिस ममता बनर्जी ने आपको सब कुछ दिया था उस ममता बनर्जी को आपने छोड़ दिया। वैसे ममता बनर्जी को भी जिस पार्टी ने सब कुछ दिया था, कांग्रेस ने, उस पार्टी को छोड़ने में ममता बनर्जी ने 1 मिनट नहीं लगाया। और इतना ही नहीं, पार्टी छोड़ी चलो वो एक बात है, लेकिन कांग्रेस को खत्म करने में, कांग्रेस के विधायक खरीदने में, कांग्रेस के दफ्तरों पर कब्जा करने में, कांग्रेस को हर तरह से नुकसान पहुंचाने में ममता बनर्जी ने कभी कोई शर्म नहीं की। तो फिर उनके साथ वालों ने भी यही सीखा और अब ममता बनर्जी के पीठ में जो छुरा घोंपा है, ममता बनर्जी समझ नहीं पा रही कि करें क्या। उनके साथ थोड़े से सांसद बचे हैं। अगर बड़े नामों में देखें तो महुआ मोइत्रा, जो सबसे ज्यादा टीवी पे लोग आते हैं, अगर उनमें देखें तो महुआ मोइत्रा जरूर उनके साथ हैं, लेकिन उसके अलावा जितने लोग उनके आसपास दिखते थे, जितने लोग
उनके करीबी थे वो सब उनको छोड़कर जा चुके हैं। काकोली घोष जा चुकी हैं, सुदीप बंदोपाध्याय जा चुके हैं, शताब्दी राय जा चुकी हैं और अरूप चक्रवर्ती जा चुके हैं, सयोनी घोष जा चुकी हैं। अब यूसुफ पठान वगैरह का नाम लेना ही बेकार है। आप सोचिए, एबीपी न्यूज की एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं मेघा प्रसाद, उनका कहना है कि भाजपा, भारतीय जनता पार्टी यूसुफ पठान और अन्य मुस्लिम सांसदों को जो अब बागी खेमे में है उनको साथ लेने को तैयार नहीं है। आप इनकी औकात देखिए। भारतीय जनता पार्टी इनको छूने को तैयार नहीं है क्योंकि ये मुस्लिम है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एबीपी न्यूज की एग्जीक्यूटिव एडिटर कह रही है। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पैरों में अगर ये पड़े हुए हैं तो इनको क्या कहा जाना चाहिए, आप बताइएगा, मैं तो क्या ही बताऊं। और जहां तक एनसीपीआई का मामला है जिसमें ये लोग शामिल हुए हैं, उसके साथ तो वही है कि पांचों उंगलियां घी में और सिर कड़ाही में पहुंच गया। एक ऐसी पार्टी जिसको कोई जानता नहीं था, जिसको कुल मिलाजुलाकर 1150 वोट मिले, जिसको ज्यादातर जगहों पर नोटा से भी कम वोट मिले, जो बस पार्टी थी जैसी इस देश में हजारों पार्टियां बनी हुई हैं, वो अचानक देश की नंबर 2 पार्टी बन गई। देश की तो नहीं, लेकिन एनडीए के अंदर की नंबर 2 पार्टी बन गई वो, क्योंकि बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं के पास हैं। बेचारे आंध्र प्रदेश वाले नायडू साहब सर पीट रहे होंगे, अब वो नंबर 3 हो गए एनडीए के अंदर। इनके बयान भी बदलते रहे। कल एक बयान आया, असल में ये पार्टी जब बनी थी तो इस पार्टी का नारा था कि दल बदलुओं से देश को बचाओ। तो कल इनके एक साहब शांतनु डे हैं, उनका बयान आया कि नहीं, हम दल बदलुओं को अपने साथ नहीं लेंगे। और अब वही शांतनु डे एएनआई पर आकर कह रहे हैं कि हम तो मोदी जी से मिलने के लिए बेकरार हैं। एनडीए के तो सपोर्ट हम बीजेपी को बहुत छोटे से सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो व्यू है सही है, खास करके बीजेपी का व्यूज तो सही है। और जिस दिन से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तब से भारत का स्ट्रक्चर ही कुछ अलग हो रहा था, काम ही कुछ अलग हो रहा है, इसलिए सपोर्ट करते हैं उनको हम। अच्छा, दिल से सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप भी चाहते हैं कि एनडीए के साथ जुड़ के काम करें कि देश के भला हो, देश का भला हो। तो आपने देख लिया, अब इस तरह के लोग इस देश को चलाएंगे। अब इस तरह के लोग, क्या कहूं मैं, भारतीय राजनीति का ये काला अध्याय है। और भारतीय जनता पार्टी जिसके पास एनडीए के सहयोगियों के साथ पूर्ण बहुमत है, वो सीटों की लालच में, डिलिमिटेशन के चक्कर में किस लेवल तक गिरती चली जा रही है, ये भी जनता देख रही है। और इतना सब देखने के बाद भी अगर जनता को समझ में नहीं आए तो बताइए आप क्या कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं।